नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ध्यान देना बच्चों, पिछली क्लास में आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। सुनो जरा इधर, ये कोई सेल है। अजय कौन सी सेल बना रहा हूँ? यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल बना रहा हूँ जी? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस सेल है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। किससे बाउंड होता है? मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अच्छा, न्यूक्लियस कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड है? 2। आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस सेल है। यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल मिलती है और सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। ये क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेनस, ठीक है, कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस, मतलब झिल्ली से घिरे रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली से घिरे रहते हैं। तो जो ईआर है वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब ईआर भी मेम्ब्रेनस है, मतलब ईआर भी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना है। ईआर एक सेल ऑर्गेनल्स है। ईआर एक कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव में देखने को मिलता है। और एक नेटवर्क, एक जाल के फॉर्म में, एक जो जाल होता है वो मेम्ब्रेन झिल्लियों के तौर पे होता है, ठीक है। और ध्यान देना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे समझ पा रहे हैं? इधर देखो जरा, ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और एक क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और एक क्या है? ईआर। अच्छा, ईआर का पूरा नाम बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में नाम क्या है इसका? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अच्छा बच्चों, इधर बताओ, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला है? इधर सुनो पहले। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा, मतलब साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। रेटिकुलम मतलब एक जाल के रूप में, ठीक है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। तो हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंत मतलब अंदर, अंदर मतलब सेल के अंदर। अंतःप्रद्रव्य, प्रद्रव्य मतलब द्रव के अंदर एक जाल बन जाता है, ठीक है, झिल्लियों का, मेम्ब्रेन का, ठीक है। और उसी बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा सुने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्क्रेट इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसको अपन समझते हैं, क्या लिखा हुआ है जरा इधर सुनो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, समझ पा रहे हैं आप? चलिए चलिए, क्या लिखा हुआ है पहले इसको सुने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया, ठीक है जी। ये डायग्राम किसका? यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, अध्ययन किया, ठीक है। तो रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्केलेटेड मतलब होता फैलना। क्या होता है? फैलना। तो ध्यान दे बच्चों, वो भी किस में? इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। यूकैरियोटिक जो सेल है उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया और साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, ठीक है,
टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क, एक जाल फैला रहता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ फैला होता है? साइटोप्लाज्म में। उसी को हम क्या कहते हैं? ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? इस लाइन का पूरे का क्या अर्थ है? यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन हमने किया। तो ध्यान दें बच्चों, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ध्यान दें बच्चों, ये जो नेटवर्क है वो कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, जरा सुने। इस किताब में लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ न्यूमेरस ब्रांच मेम्ब्रेनस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुने, विच इज एक्सटेंसिवली स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुने बच्चों कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो क्या है? मतलब झिल्लियों की एक शाखा है। झिल्लियों की मतलब ब्रांच मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब साकित झिल्लियाँ की एक नेटवर्क है। मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन है, झिल्लियाँ हैं जो कि मतलब शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, उसी को हम ईआर कहते हैं। चलिए, तो ध्यान से सुने बच्चों, इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। ईआर के घटक, 3 घटक होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबिल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्नी की। किसकी बात करेंगे? सिस्टर्नी की। चलिए, इधर सुने, यहां लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। ईआर के घटक। सबसे पहले कौन है? सिस्टर्नी, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और ध्यान दें बच्चों, सिस्टर्नी का जो डायग्राम होता है, सिस्टर्नी का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। इधर सुनो, ऐसा। ऐसे ऐसे इस सिस्टर्नी का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? सिस्टर्नी का। क्या लिखा है सिस्टर्नी के बारे में, जरा सुने। इधर सुनो बच्चों, दीज आर लॉन्ग। कैसी होती है ये? लंबी। लंबी बना दी मैंने। और कैसी होती है? प्लेटनेट। कैसी होती है? प्लेटनेट मतलब चपटी। लॉन्ग मतलब लंबी। लंबी और चपटी है, देखो ये। एंड अनब्रांच। कैसी है ये? अनब्रांच। अनब्रांच्ड, अशाखित। कैसी है ये? अशाखित, मतलब कोई शाखाओं में विभाजित नहीं है। और ध्यान से सुने बच्चों, यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। पहला क्या पढ़ रहे हैं अपन? सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी। क्या है ये? सिस्टर्नी। दीज आर लॉन्ग। कैसी होती हैं? लंबी। कैसी होती है? प्लेटनेट मतलब चपटी। एंड अनब्रांच होती हैं, कोई शाखाओं में विभाजित नहीं है। और यूनिट्स अरेंज इन स्टैक। स्टैक मतलब गड्डी। स्टैक मतलब क्या होता है? गड्डी। जिस प्रकार से ये गड्डी के रूप में अरेंज होती है, देखो ऐसे। इधर से सुनो,
इधर सुनो बच्चों, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे, तो ये कौन है? सिस्टर्नी। कौन है ये? सिस्टर्नी। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है उसे क्या बोलते हैं? स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक्स। गड्डी, समझ गए? गड्डी के रूप में अरेंज है ये, समझ गए? चलिए अब इसके बाद बात करेंगे वेसिकल्स। किसकी बात करेंगे? वेसिकल्स की। ये साफ कर दूं क्या? चलो, चलिए नंबर 2 वेसिकल्स। यहां लिखो, बोलो, दिस आर ओव्यूल। ओव्यूल मतलब अंडाकार। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, समझ गए? झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। किससे घिरे रहती है ये? झिल्ली से। ऐसी होती है, देखो इधर आओ, ऐसी देखो, इधर इधर देख लो, ये कैसी है? ओव्यूल मेम्ब्रेन। अच्छा मेम्ब्रेन क्यों? जी मेम्ब्रेन तो देखो चारों तरफ से बाउंड स्ट्रक्चर। ओव्यूल है, अंडाकार है, वेसिकल। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे ट्यूबिल्स। क्या पढ़ेंगे? ट्यूबिल्स। दीज आर इरेगुलर। कैसी होती है ये? इरेगुलर होती हैं। ऑप्टेन ब्रांच ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ट्यूबवेल्स में फ्री और एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी। सुनो इधर ध्यान से, क्या लिखा है? ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स का डायग्राम बना दो जरा ने में। टाइम कितना हो गया? इधर सुनो, इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये ट्यूबवेल्स। इधर सुनो पहले, क्या लिखा है ये? दीज आर इरेगुलर, अनियमित। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, अनियमित। ऑप्टेन ब्रांच ट्यूब्स। ठीक है, इनमें जो ये कैसी होती है? साकेत है। देखो कैसी है ये? साकेत। ये साकेत है। जो इनकी ट्यूब्स है, नलका है, वो कैसी होती है? साकेत। ठीक है, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और किससे बाउंड रहती हैं? मेम्ब्रेन से। ट्यूबवेल्स में फ्री, समझ गए? ट्यूबवेल्स या तो फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे, या फिर वो एसोसिएटेड रहेंगे। किसके साथ? सिस्टर्नी के साथ। या तो सिस्टर्नी से जुड़े रहेंगे या सिस्टर्नी से बिल्कुल फ्री रहेंगे फिर वो ट्यूबवेल्स। समझ पा रहे आप? चलिए, तो जो मैंने आपको क्या बताया
ये कंपोनेंट्स ऑफ ईआर के बारे में बता दिया। इसके बाद अपन बात करेंगे, बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर, क्या लिखा है जरा सुने। ये पॉइंट्स लिख रहा हूं बोर्ड पे में, जो हो गया ये सब वो तो वीडियो में देख लेना आप, डायग्राम वगैरह। चलो वीडियो को देखते रहा करो। चलो ये पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज लाइक द गोल्गी बॉडी, बट इन ईआर सिस्टर्नी vesicles and tubules are isolated in cytoplasm and these do not form complex। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं इसको। गोल्गी बॉडी इज लोकलाइज्ड सेल organelle, while ER is widespread in cytoplasm। In cytoplasm, ER is often termed as system of membrane। चलिए इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, क्या लिखा है ये बताइए फटाफट से, समझो फटाफट से, जल्दी जल्दी समझो, बताओ। चलिए तो कहने का मतलब क्या, जरा सुने, देखिए इधर सुनो जरा, ए बेटिया इधर देखो। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, ईआर की संरचना इज लाइक द गोल्गी बॉडी। ठीक है, ईआर की संरचना कैसी है भैया, गोल्गी बॉडी जैसी है। ठीक है, बट लेकिन इन ईआर में, लेकिन ईआर में, क्या बोला मैंने, लेकिन ईआर में सिस्टर्नी वेसिकल्स और जो ट्यूबल्स होती हैं आर आइसोलेटेड, मतलब होता है पृथक अलग अलग। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। बच्चों गोल्गी बॉडी और ईआर की संरचना एक जैसी है, समान है, लेकिन ध्यान देना ईआर में जो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, ट्यूबल्स हैं, एक कोशिका द्रव में प्रत्येक रूप में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म वाले जो आइसोलेटेड रहते हैं। एंड दीज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जटिल संरचना का निर्माण नहीं करती है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स आइसोलेटेड नहीं रहती साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव में प्रत्येक नहीं रहती है। तो गोल्गी बॉडी में क्या कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्या बनाती है ये, कॉम्प्लेक्स, इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते अपन, या गोल्गी बॉडी कहते हैं। आई बात समझ में। लेकिन ईआर में जो सिस्टम नहीं है, वेसिकल से, ट्यूबल से, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, वो साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहती है, प्रत्येक रहती है। अगला पॉइंट, गोल्गी बॉडी इज लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब गोल्गी बॉडी एक स्थानीय कोशिकांग है, मतलब जे एक फिक्स है,
सेल के अंदर बिल्कुल फिक्स है जी, ठीक है। वाइल ER इज वाइड स्प्रेड, जो ER होता है वो बड़े स्तर पर फैला हुआ है इन साइटोप्लाज्म में। ER इज ऑप्टेन टर्म, इसलिए ER के लिए टर्म यूज करते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों का तंत्र है जी, झिल्लियों का क्या है, तंत्र है। मतलब जरा सुने, गोल्गी बॉडी किसी निश्चित स्थल पर स्थित कोशिकांग है, मतलब जो गोल्गी बॉडी होती है ना वो सेल में एक जगह फिक्स रहता है, ठीक है, तभी इसको सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। लेकिन जो ER है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए बच्चों, इसमें एक चीज है जो कि मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा उस चीज को, लेकिन आपको उस चीज को कल ही बताऊंगा, उसके लिए तो 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा। उससे पहले मैं आपको जरा ये बता देता हूं, ER के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, RER और SER, RER और SER। चलिए क्या लिखा है? RER SER, समझ पा रहे हैं आप? चलिए इसका पूरा नाम लिखो, रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? स्मूथ, क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। चलिए इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या है? खुरदरीय अंत्यप्रदवीय जालिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? खुरदरीय अंत्यप्रदवीय जालिका, ठीक है। इंग्लिश में तो मालूम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इधर सुनो, ये कोई, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कोई ER है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम है। क्या है इसकी सरफेस पर? राइबोसोम। इसकी सरफेस पर राइबोसोम है, इसकी सरफेस पे क्या है भैया? राइबोसोम। ये राइबोसोम है, राइबोसोम। इसलिए पता है एक RER कैसी होती है? कड़काम में हो जाती है। कैसी होती है? कड़काम में, ग्रेनुलर हो जाती है। कैसी होती है? ग्रेनुलर। कड़काम में, ठीक है, ग्रेनुलर। अच्छा क्यों हो जाती है? इधर सुनो, क्योंकि ER की सरफेस पे क्या है? राइबोसोम। समझ पा रहे हैं? तो इसका नाम क्या पड़ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरीय ER। अब ये भैया कोई ER है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, ठीक है, तो ये आकड़काम्य ER है। एक ऐसी ER है आकड़काम में, एक ग्रेनुलर SER। मतलब SER कैसा होता है? एक ग्रेनुलर आकड़काम में, क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, और जिसकी सरफेस पर राइबोसोम होंगे RER, और जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होंगे से क्या बोलेंगे? SER। तो जो RER है वो किस में हेल्प करती है? प्रोटीन में। किस में करती है? और जो SER है वो किस में हेल्प करेगी? लिपिड में। किस में करेगी? ये लिपिड में। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। समझ पा रहे हैं आप? बताइएगा। अच्छा जी बताइए, RER मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिस्टर्नी से। किससे बनी होती है? सिस्टर्नी से। तो मेनली कंपोस्ट ऑफ सिस्टर्नी, कौन? RER। और जब मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ट्यूबिल से। किससे बनी होती है ये? ट्यूबिल से। अच्छा तुम एक बड़ा मन में क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि सर जो RER है इस पे कौन से राइबोसोम होते हैं? इस पे राइबोसोम कौन से होते हैं? ATS। कौन सा मिलता है? अच्छा ATS की कौन सी सब यूनिट उपिकाई? एक होती है 60S, एक होती है 40S। तो उसमें कौन सी जे लार्ज, कौन सी है जे लार्जर, और ये कौन सी होती है? स्मॉल। अब ध्यान से सुनो, जो
RER इसकी सरफेस पे लार्जर होती है, कौन सी होती है? ये वाली होती है 60S। दोबारा सुन लो, आपने पढ़ा नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S के राइबोसोम होते हैं, तो 80S की सब यूनिट कौन है? 60S बड़ी है जी। ए RER पे मिलेगी, ठीक है, ध्यान से सुने। और सुना पहली बात, किसकी हेल्प से जुड़े होंगे राइबोसोम RER पे? तो एक प्रोटीन होती है, क्या होती है? प्रोटीन, उसको बोलते हैं राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड। यहां लिख रहा हूं राइबोपोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ गए? चलिए, और इसमें क्या लिखेंगे? राइबोसोम्स एंड राइबोपोरिन्स एब्सेंट। दोबारा सुने, पहले सुन लो, तुम क्या लिखते रहती हो? कहते सुनो, हम तो बहुत कुछ बता देंगे। RER का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। पहले तो ध्यान से सुनो, RER पे कौन से राइबोसोम होते हैं? 80S की कौन सी यूनिट होती है? लार्ज, बड़ी। अच्छा, किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड। लेकिन इसमें SER में ना तो राइबोसोम होते हैं ना राइबोपोरिन फर्स्ट और सेकंड प्रोटीन होती है। तो समझ पा रहे हैं? देखो इसमें लिखा है, पढ़ के सुनाऊंगी इस वाले के बारे में। देखो, 80S राइबोसोम बाइंड, 80S राइबोसोम बाइंड रहते हैं बाय देयर लार्जर सब यूनिट, जो बड़ी यूनिट की सहायता से बाइंड रहते हैं RER से, विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जो कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? कौन सी? राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ RER। समझ गए? चलिए, और सुनो बच्चों, आपको एक अच्छी बात बताऊं, RER आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता हो। क्या होता भैया? प्रोटीन का सिंथेसिस, संश्लेषण होता हो, और स्त्रावण ज़्यादा हो, सिग्रेशन ज़्यादा हो। तो लिखा है एबुंटली अकर्स इन सेल, ठीक है, सेल में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? अत्यधिक रूप से, विचार एक्टिवली, ठीक है, इंगेज, मतलब जो सेल एक्टिव हो, ज़्यादा सक्रिय हो प्रोटीन सिंथेसिस में और सिग्रेशन में, स्त्रावण में, तो वहाँ आपको RER मिलेंगे। जैसे कि लीवर है, इसके एग्जाम्पल कौन है? लीवर है, पैंक्रियास है, गॉबलेट सेल है। कौन सेल है? गॉबलेट सेल। और ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पर ग्लाइकोजन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव हो, जहाँ पर लिपिड का काम ज़्यादा होता हो। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और मैं आपको वैसे कल और बताऊंगा इसके बारे में, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बड़ा टॉपिक है जी, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, लिमिट का चलने दो, ठीक है। चलिए।